प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी की इन दिनों हम तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में जो स्नातक स्तरीय भाग रखा है उसके अंतर्गत पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था भी रखी गई है। हिंदी की अमर कहानियों में से एक उसने कहा था कहानी, इसे देखना शुरू करते हैं। हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के परिचय से कहानी को देखना शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जीवन काल उनका आप लोगों को याद रखना है 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी। प्रसंगवश मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन वर्ष है, जन्म वर्ष है, वो 1884 है। तो 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का राजस्थान से भी सीधा संबंध है। जयपुर में उनका जन्म हुआ। ये जो नाम के पीछे उन्होंने गुलेरी लगाया गया है, हिमाचल में एक जगह है गुलेर, पैतृक रूप से वो गुलेर के रहने वाले थे, इसलिए गुलेरी लगाया। उनका जन्म जयपुर में हुआ। बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध, साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। देखिए, प्रसंगवश ये जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जहां भी परसों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने लिखा है। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी जाने वाली है, वहां से आप इसको प्रिंट आउट लीजिए, बार बार पढ़िए। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पहले ही मालूम है कि हिंदी विद प्रीतम सिंह के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। हिंदी विद प्रीतम सिंह। अगर किसी को बाधा है टेलीग्राम चैनल को ढूंढने में तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि आप तक वो टेलीग्राम चैनल पहुंच सके। ये पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर भी जाएगी। और परसों टेलीग्राम चैनल पर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी के विषय में मैंने लिखा है कि 1915 में वो प्रकाशित हुई है और 1915 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इस पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। सरस्वती पत्रिका में वो प्रकाशित हुई 1915 में। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। तो मुंशी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, उनकी 3 कहानियां उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इन 3 कहानियों से ही साहित्य में उन्होंने अपना अमर स्थान बनाया है। तो आप देख सकते हैं कहानी कितनी अद्भुत होगी। उसने कहा था कहानी एक बारे में और प्रसिद्ध है। किस बारे में प्रसिद्ध है कि पहली कहानी है जिसमें फ्लैशबैक का प्रयोग है। हिंदी की ऐसी पहली कहानी जिसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हो। फ्लैशबैक जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, क्या पूर्व की बातों को याद करना, बीती हुई बातों को याद करना, पूर्व की बातें याद करना फ्लैशबैक कहलाता है। और एग्जामिनर अगर आप लोगों को हिंदी शब्द ही देना चाहेगा तो फ्लैशबैक के लिए अनुवाद होगा पूर्व दीप्ति। इसको भी ध्यान रखिएगा। फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हुआ है, पेपर में कहीं पूर्व दीप्ति लिखा हुआ हो तो उसका भी वही मतलब होगा। निबंधकार के रूप में भी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए, कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान है। तो कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाव और गोबर गणेश संहिता, गोबर गणेश संहिता उनका निबंध संग्रह है। और एक मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया। देखिए, पीएससी कैसे सवाल बनाती है, पहले तो वो किस पत्र का संपादन किए हैं इस पर सवाल बनेगा। तो समालोचक पत्र का उन्होंने संपादन किया। और समालोचक पत्र किस रूप में छपता था, मासिक छपता था या साप्ताहिक छपता था, वार्षिक या अर्धवार्षिक, ऐसा वो ऑप्शन बनाते। तो मासिक पत्र है समालोचक। वे नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया, बड़ा शीघ्र उनका निधन हुआ। तो ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय है। इसको एक जगह लिखिए, याद करिए, जो भी सूचनाएं आपको मिलती रहे समय समय पर उसमें लिखिए। देखिए, पाठ परिचय। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। तो ऐसा बहुत सीधा प्रश्न बनता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। प्रथम विश्व युद्ध की कहानी को लेकर लिखा गया है जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। देखिए,
ये उसने कहा जो कहानी है वो आदर्श प्रेम का चित्रण करती है। आदर्श प्रेम का चित्रण करती है, शब्द बदले जा सकते हैं पेपर में, ऐसा लिखा हो उदात्त प्रेम का चित्रण करती है, प्रेम के उच्च आदर्शों का चित्रण करती है। आपको बात समझनी है कि प्रेम के उदात्तता, उसके उच्च आदर्श इत्यादि का चित्रण किस कहानी में है, तो उसने कहा था कहानी में है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, कहानी शुरू ही होती है अमृतसर के बाजार के दृश्य से। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण, लहना सिंह का आत्मोत्सर्ग। ये आत्मोत्सर्ग का अर्थ है आत्म बलिदान, उत्सर्ग का अर्थ होता है भाई बलिदान, आप लिख सकते हैं उत्सर्ग का अर्थ होता है बलिदान। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है। कहानी के जो नायक है उनका नाम है लहना सिंह। लहना सिंह की मृत्यु पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना द्वारा जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ साथ यथार्थ वर्णन और उत्कट भाव व्यंजना से कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। तो 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी ये कहानी हिंदी की अमर कहानियों में से एक है। पहली कहानी है जिसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग है, यानी पूर्व दीप्ति पद्धति का प्रयोग है। और हमने पहले तय कर लिया है कि उच्च प्रेम के उच्च आदर्श इत्यादि का उसमें चित्रण है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि ये बाजार के अमृतसर के दृश्य से ही कहानी शुरू होती है। देखना शुरू करिए। कल हमने जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है पूस की रात, वीडियो मौजूद है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। वहां कोई दृश्य निर्माण नहीं है। कहानी कब शुरू होती है? सीधे हल्कू के कथन से शुरू होती है। लेकिन ये जो कहानी है उसने कहा था पहले दृश्य निर्माण, कहानी लेखकों की अलग अलग तकनीक, पहले दृश्य निर्माण है, कहां हो रही है घटना घटित, इसके बाद कथन शुरू होता है। देखिए, बड़े बड़े शहरों के इक्की गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और उन शहरों में इक्के और गाड़ी वाले ऐसी खराब खराब बातें बोलते हैं और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। तो दृश्य है अमृतसर का। तो लेखक ने कैसे शुरू किया है कि अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं और वहां इक्के गाड़ी वालों की खराब खराब बातों से आपके कान पक गए हैं, तो अमृतसर में बंबू कार्ट वाले यानी तांगे वाले, अमृतसर शहर पर यह कहानी केंद्रित है। जहां आरंभ हुआ है इसका वो अमृतसर शहर है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी पैदल चलते, कभी राह चलते पैदलों की आंख न होने पर तरस खाते हैं। तो बड़े शहरों में जो इक्के वाले वो कैसे चलते हैं इसका चित्रण किया है। बड़े शहरों में इक्के वाले कैसे चल रहे हैं, घोड़ों को पीटते हुए, राहगीरों को अंधा बताते हुए, कभी उनके पैरों की उंगलियों को चींथ कर, पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी में, लेखक के अनुसार संसार की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार कौन बने हैं? बड़े शहर के इक्के वाले। बड़े शहर में इक्के गाड़ी वाले बहुत झुंझलाए हुए से हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, लोगों को परेशान करते हुए जा रहे हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, लेकिन अमृतसर के जो तांगे वाले हैं वो दूसरे बड़े शहरों के तांगे वालों से अलग हैं। तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर, सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, खालसा का अर्थ होता है भाई सरदार जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह का अर्थ है भाई बादशाह। क्षेत्रीय बोलचाल के शब्द, बादशाह का अर्थ है, बादशाह का अर्थ है बादशाह। पंजाबी लोगों के यहाँ बादशाह बड़ा अच्छा सम्मानजनक शब्द माना जाता है। जब वो आपस में मिलते हैं तो बादशाहों क्या हाल है ऐसा कहते हैं। तो हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों,
बतखों, गन्ने, खोमचे और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं। तो इतनी भीड़ भाड़ माले से हाँ जी भाई जी बादशाह खालसा जी ऐसा कहते हुए वो अमृतसर के इक्की गाड़ी वाले चले जाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को भी हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहते नहीं है, कहते हैं, लेकिन महीन मार करती हुई बात कहते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी, चितौनी का अर्थ है भाई चेतावनी, यदि कोई बुढ़िया जा रही है रास्ते से, उसको चेतावनी दी जाए फिर भी वो लीक से नहीं हटती, रास्ते से हटती नहीं, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। तो वो इक्के गाड़ी वाले क्या कहते हैं इसको देखिएगा, बहुत अच्छा कथन है ये। वो क्या कहते हैं, हट जा जीने जोगिए। पंजाबी में हट जा जीने जोगिए का अर्थ है जीने के योग्य है तू, हट जा, हट जा कर्मा वालिए, बहुत भाग्यवान है तू, हट जा पुत्रा नु प्यारिए, अपने बेटों को तू बहुत प्यारी है, और बच जा लंबी उम्र वाली है, तेरी उम्र बहुत लंबे होने वाली है, तू बच जा। समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो इस तरह वो अमृतसर में इक्के गाड़ी वाले बहुत मीठी बात करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए चले जाते। ये उन्होंने दृश्य निर्माण किया है कि ऐसा भरा हुआ बाजार है, उसमें ऐसे इक्के गाड़ी वाले चलते हैं। और अब कहानी शुरू हो रही है कि ऐसे बंबू कार्ट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ये दृश्य था बाजार का। फिर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिले। उसके बालों, उसके बालों यानी लड़के के बालों, लिख लीजिए भाई, उसके बालों का अर्थ है लड़के के बालों, उसके बालों और इसके ढीले सूथने से, सूथना का अर्थ है पाजामा, और पजामा यानी लड़की का, लड़की ने जो पहन रखा है, उसके बालों, लड़के के बाल और लड़की का पजामा से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। लड़के के बाल थोड़े लंबे थे, लड़की ने बड़ा चौड़ा सा पजामा पहन रखा है, तो पता चलता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। देखिए इस तरह सवाल बनाते चली जाएगी पीएससी। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, तो वो सवाल पूछेंगे कि लड़का बाजार क्यों आया था। वो अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया, और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार क्या कर रहा है ऐसे दृश्य में, दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, एक परदेसी से माथापच्ची दुकानदार कर रहा है, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ही ना था। और एक परदेसी आदमी जो पापड़ों की गीली गड्डी से पापड़ गिन रहा है, हट नहीं रहा है, तो दुकानदार को गुस्सा हुआ। ऐसा जब लड़के और लड़की को बात करने का समय मिला, तो लड़के ने पूछा तेरा घर कहाँ है। ये कथन है लड़के का, लड़का ये कथन कहता है तेरा घर कहाँ है। लड़की ने कहा मगरे में। लड़की का घर है मगरे में, इसको याद रखिएगा भाई। और तेरे, तो लड़की ने पूछा तेरे घर कहाँ है, मांझे में। लड़के का घर है मांझे में। अब देखिए लड़के का घर मांझे में है, ये यहाँ इतना ही संकेत है, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे कि कहानी का जो नायक है लहना सिंह, वो ये कहता है कि मैं मांझे का रहने वाला हूं। तो आपको एकदम पक्का निश्चय हो जाना चाहिए कि वो मांझे का रहने वाला है और लड़की मगरे की रहने वाली है। मांझे में यहां कहां रहती है। फिर लड़के ने पूछा तू यहां कहां रहती है। लड़की ने कहा अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़की के मामा का नाम है अतर सिंह, वो उनके पास ही रहती है। और लड़के ने कहा मैं भी मामा के यहाँ आया हूं, उनका घर गुरु बाजार में है, मेरे मामा गुरु बाजार में रहते हैं। देखिए कहानी को आगे। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। इनको जो चाहिए था वो देने लगा। लड़का तो दही लेने आया था, लड़की बड़ी लेने आई थी। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। इसका अर्थ तो आप आवश्यक रूप से लिख लीजिए, यही शब्द कहानी का प्राण है, सगाई। कुड़माई का अर्थ होता है पंजाबी में सगाई। तेरी कुड़माई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई, लड़के ने कहा। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर
और धत्त कहकर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। लड़की ने कहा धत्त और चली गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहां, दूध वाले के यहां अकस्मात दोनों मिल जाते, इत्तेफाक से दोनों मिल जाते। और महीना भर यही होता रहा, लगभग 1 महीना यही होता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई? उत्तर में वही धत्त मिला। और एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए फिर पूछा, तो लड़की ने लड़के की संभावनाओं के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई चिढ़ाने के लिए? लड़की ने कहा हाँ हो गई। कब? लड़के ने पूछा कब, और लड़की ने कहा कल। देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, रेशम का कोई दुपट्टा उसको उपहार में मिल रहा है ससुराल की तरफ से। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी का अर्थ है नाली। लड़का काफी गुस्से में है। कैसे पता चलेगा आपको? उसके काम देखिए। जब उस लड़की ने कहा सगाई हो गई, तो उसने क्या किया? एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा। ऐसे काम करते हुए वो लड़का घर जा रहा है। देखिए, लड़के को मोरी में ढकेल दिया, छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, कुत्ते को पत्थर से मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। दूध ही लेने आया था, सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। जो वैष्णव लोग होते हैं, छुआछूत में विश्वास करने वाले, अगर पूजा पाठी संप्रदाय से हैं, तो अनेक बार दिन में वो स्नान करते। तो सामने से कोई नहाकर आती हुई वैष्णवी उससे टकरा गया और उसने कहा अंधा, ये उपाधि प्राप्त की, तब कहीं घर पहुंचा, तब लड़का घर पहुंच सका। ये कहानी का पहला भाग है। हमको बस इतना पता चलता है कि एक लड़का और एक लड़की, हमको उनके नाम भी नहीं पता। लड़का जो मांझे का रहने वाला है, लड़की जो मगरे की रहने वाली है, और लड़की के ये कहने पर कि हाँ मेरी सगाई कल हो गई, लड़के को अच्छा नहीं लगता। दूसरा दृश्य, पाठ परिचय में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। तो देखिए दृश्य, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। खंदक यानी वो खाई। आप लोग टीवी में, फिल्मों में देखे होंगे, खाई खोदकर सिपाही डटे रहते हैं, इसको कहते खंदक। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला समझते हैं आप? जलजला माने भूकंप। जलजला का अर्थ है भूकंप। नगरकोट में भूकंप, ऐसी कहावत संभवतः वहां प्रचलित है। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं, इतने गोले फटते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब देखिए कथन लहना सिंह का है, जो कहानी का नायक है। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। लहना सिंह ने कहा ये भी कोई लड़ाई है? हम खड़े हैं यहीं और कुछ कर भी नहीं रहे और बम से बचना है। तो लहना सिंह 7 दिन और हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। तो सवाल बनता है कि सिपाहियों को कितने दिन एक साथ खंदक में बिताने पड़ते हैं? सिपाहियों को 7 दिन खंदक में एक बार में बिताने पड़ते हैं। फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। झटका करेंगे, इसका अर्थ है किसी जानवर की बलि देंगे। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में, देखिए आगे झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। झटका करेंगे यानी जानवर की बलि।
उसी फिरंगी मेम के बाग में जहां मखमल का सहारा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो सिपाहियों को 7 दिन लड़ना और 7 दिन आराम होता है। तो अगले 7 दिन में वो क्या करेंगे, इसकी रूपरेखा बना रहे हैं। देखिए, 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लहना सिंह ने उत्तर दिया, घोड़े को घुमाओगे नहीं तो बिगड़ेगा, सिपाही को लड़ाओगे नहीं तो बिगड़ेगा, मुझे तो संगीन चढ़ाकर। संगीन क्या होती है भाई? बंदूक के आगे छुरा लगता था, बंदूक के आगे छुरा, गोलियां खत्म हो जाए तो लड़ने के काम आता है, इसको कहते संगीन। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। मार्च यानी युद्ध, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, युद्ध। देखिए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में वो भारतीय लोग हैं तो ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे हैं, ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे हैं तो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो लहना सिंह ब्रिटिश फौज में है और कह रहा है कि अगर मुझे लड़ने का हुक्म दे तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब न हो। दरबार साहिब गुरुद्वारा, दरबार साहिब गुरुद्वारा। वो कह रहा है कि मुझे जाने दो, अगर मैं 7 को मार के नहीं लौटूं तो मुझे वापस गुरुद्वारा देखना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते। कल वैसे मशीन को कहते हैं भाई, मशीनी घोड़े। पाजी कहीं के संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते और पैर पकड़ने लगते हैं, यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। और ये बातचीत सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह के बीच हो रही है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। जमादार या नायक सिपाहियों के अधिकारी, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, 300 मील तक सेनाएं आमने सामने। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, जो ज्यादा दूर चला जाएगा वो घिर जाएगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या। देखिए, सूबेदार जी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको, सूबेदार हजारा सिंह। पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ चंबे की बावलियों के से सोते झरते हैं। चंबा जगह है, चंबा में जैसे झरने झरते हैं, सोते का अर्थ होता है झरने। चंबा में जैसे झरने झरते वैसे झरने खाई के दोनों तरफ से झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, एक मुकाबला हो तो थोड़ी गर्मी आए। देखिए, लहना सिंह लड़ने के लिए बड़ा उतावला है और सूबेदार साहब ने हुक्म दिया, उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। कोले डाल यानी कोयले डाल, ठंड का वातावरण है, कोयले सिगड़ी में डालो। तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सूबेदार खंदक खूब बड़ी जगह, खूब सारे सिपाही वहां आ सकते हैं, तो इंतजाम किए सूबेदार हजारा सिंह ने। और वजीरा सिंह एक नया पात्र कहानी में हम देख रहे हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक संस्कृत नाटकों में होता है भाई। विदूषक का अर्थ है मजाक करने वाला, ऐसा लिख लीजिए। और वजीरा सिंह जो आदमी है काफी मजाकी आदमी है, पलटन को बहुत मजा आता है उससे। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकते हुए बोला, मैं पाधा बन गया हूं। अब देखिए, पाधा क्या होता है। पाधा जो पंडित जी होते हैं, हम जब घर में कोई अनुष्ठान वगैरह कराते हैं तो पंडित जी का सहायक, उसको पाधा कहते हैं भाई। पंजाबी में पंडित जी को भी कहीं कहीं कहते हैं, पंडित जी के सहायक को भी पाधा कहते हैं। मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। पानी बाहर फेंकते हुए उसने कहा कि मैं ही हूं यहां पंडित, मैं पाधा बन गया हूं, जर्मनी के बादशाह का तर्पण करो। और आप लोग जानते हैं कि तर्पण किस लिए होता है। तर्पण किसी के मर जाने पर होता है।
मर जाने पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको तर्पण कह रहे। जर्मनी का राजा मर गया है, तुम तर्पण करो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो वो सिपाही आपस में मजाक करने लगे। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर। यहां वालों को शर्म नहीं है, यहां के लोग अच्छे नहीं, उनको कोई शर्म नहीं है। देखिए, सिपाही आपस में बात कर रहे हैं। देश देश की चाल है, मैं उसे आज तक न समझा सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। इस पंक्ति को याद रखिए। कहानी का जहां अवसान होगा, कहानी जहां समाप्त होगी, वहां ये की पंक्ति होगी। आज तक मैं उसे न समझा सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। सिखों के यहाँ तंबाकू का निषेध है। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है। मैं पीछे हटती हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया और मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। वो एक महिला नागरिक उनको सिगरेट देना चाहती, जब वो नहीं लेते तो वो सोचती है शायद बुरा मान गए। वो समझा नहीं सके कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह कौन है भाई, इसको समझना जरूरी है। हजारा सिंह जो सूबेदार है, उनका लड़का। हजारे सिंह का जो लड़का है, उसका नाम है बोधा सिंह। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? हजारा सिंह सूबेदार का लड़का अच्छा है। लहना सिंह ने उत्तर दिया, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं। सूबेदार ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूं, ऐसे तुम कह रहे हो कि रात भर तुम उसे अपने कंबल उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर पहरा दे आते हो, अब सूखी लकड़ियों के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। मांदे का अर्थ है बीमार। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। मुरब्बे का अर्थ है कृषि की जमीन, कृषि भूमि। नहर के किनारे कृषि भूमि, उसको मुरब्बा कहा जाता है। तो निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। अब देखिए लहना सिंह ने क्या उत्तर दिया कि मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा और भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सर होगा। मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। लहना सिंह ने कहा, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अपने घर जाकर आराम से मरूंगा, अपने भाई की गोद में सर रखकर मरूंगा, आंगन के पेड़ के आम की छाया में मरूंगा। दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है। ये तीसरा दृश्य कहानी का। सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, और लहना सिंह के 2 कंबल। देखिए लहना सिंह बहुत ध्यान रखता है बोधा सिंह का। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का लड़का है। लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। हमारा जो चरित्र नायक है लहना सिंह, उसकी विशेषता आप देख सकते हैं। वो लड़ना चाहता है, बहादुर है, और ये जो बीमार लड़का है बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का, उसकी बहुत मदद करता है, उसकी बहुत देखभाल करता है। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई क्या है? उसने कहा, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी यानी कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? लहना सिंह ने कहा, तुम मेरी जर्सी पहन लो। बोधा सिंह ने पूछा, तुम क्या पहनोगे? उसने कहा, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ठंड में भी वो अपनी जर्सी उसे देना चाहता है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी। लहना सिंह को याद आया
उसके पास तो दूसरी भी जर्सी है। आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आकर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, इस कथन से हमको क्या पता चलता है? मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, इस कथन से हमको पता चलता है कि लहना सिंह ने बिना स्वेटर खड़े रहने का फैसला किया और बोधा सिंह को चूंकि ठंड लग रही है इसलिए उसको वो स्वेटर अपना पहना दिया। आधा घंटा बीता और इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ तो सूबेदार को हुक्म देने के लिए आ गए हैं अधिकारी जिनका नाम है लपटन साहब। लपटन साहब को सैल्यूट किया हजारा सिंह ने और देखिए कहानी एकदम निर्णायक क्षणों पर पहुंची है। देखो इसी समय धावा करना होगा। ये कथन किसका है? लपटन साहब का। मील भर की दूरी पर पूरब में कोने में एक जर्मन खाई है, वहां 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, 50 से ज्यादा आदमी नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे मिलो। तो हमले का हुक्म दिया गया है। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा जो हुक्म। सूबेदार तैयार हो गए, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा सिंह जो सूबेदार का लड़का है बीमार है पर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना आगे हुआ तो सूबेदार ने बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। आपस में बहुत झमेला हुआ। कोई रहना नहीं चाहता था, सब लड़ने के लिए जाना चाहते थे। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। सूबेदार लड़ने के लिए रवाना हुए और यहाँ जो अधिकारी हैं लपटन साहब, वो यहीं रह गए। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुम भी पियो। और आप लोग पहले से जानते हैं, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लेखक के कौशल देखिए, आप पहले से जानते हैं कि सिख सिगरेट नहीं पीते। लपटन साहब जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनको यह भी नहीं मालूम है कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। लहना को सारा मामला समझ में आ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, अचंभित नहीं हुआ, मुंह का भाव छिपाया और बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। उसको समझ में आया लपटन साहब नहीं है, ये कोई और आदमी है। समझिए, जैसे ही उसने सिगरेट ऑफर किया उसने ले लिया और देखा रोशनी में, अंधेरा था वहां रात को, रोशनी में देखा तो लपटन साहब जैसा नहीं लगता है। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहां उड़ गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा, लहना सिंह ने कुछ चेक करना चाहा, क्योंकि लपटन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। देखिए ऐसी छुपी हुई सूचनाओं पर पीएससी सवाल बनाएगी। लपटन साहब लहना सिंह के रेजिमेंट में कब से थे? तो 5 सालों से। देखिए, क्यों साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लपटन साहब को पूछा है। लड़ाई खत्म होने पर। लपटन साहब ने कहा, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहां कहां। याद है पारसाल नकरी लड़ाई के पीछे आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे। खोता आप लोग जानते, पंजाबी में गधे को कहते। तो लहना सिंह जांचना चाह रहा है कि लपटन साहब हैं कि नहीं है, क्योंकि लपटन साहब तो 5 साल से सिख रेजिमेंट में हैं, वो तो समझते हैं खोता किसको कहते हैं। और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए रह गया है। अब्दुल्ला तो मुस्लिम है, मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए क्यों रहेगा? लेकिन लहना सिंह जांचना चाह रहा है, बार बार ये बात कह रहा है।
बेशक पाजी कहीं का, और सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कहीं देखी ना, और आपकी एक गोली उसके कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा है। लहना सिंह चतुराई से बातें करता है, पता लगाना चाहता है कि लपटन साहब हैं कि नहीं है। आपकी एक गोली उसके कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हां, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के तो होंगे? लहना सिंह ने पूछा। नीलगाय के सिंह 2 फुट के तो होंगे? हां लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो लपटन साहब को यह भी नहीं मालूम है कि सिगरेट सरदार नहीं पीते, और अब्दुल्ला जो नाम है, मुस्लिम नाम है, वो मंदिर पर जल नहीं चढ़ाता। लहना सिंह को समझ में आ गया। पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हां, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? अब तो आंख लगने दी होती। सोने तो दो भाई, क्यों आए हो? और चौथा दृश्य, होश में आओ, कयामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। कथन किसका है? लहना सिंह का। क्या? लहना सिंह ने समझाया वजीरा सिंह को कि लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया। अचंभे की बात है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार हो रहा, यानी सूबेदार और लोग कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल कर जाओ, पत्ता न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो है यह कि यहीं पर। वजीरा सिंह को संदेह। उसने कहा, लेकिन जाऊं कैसे? हुक्म है यहीं रहने का। हुक्म तो यह है कि यहीं पर। ऐसी की तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का। देखिए, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। सूबेदार हजारा सिंह है और जमादार है लहना सिंह। जमादार एक पद है, वो किस पद पर काम करता है? लहना सिंह ब्रिटिश फौज में जमादार है। तो लहना सिंह निश्चय पर पहुंच चुका है। उसने कहा, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहां सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है मैं लपटन साहब की खबर लेता हूं। पर तुम तो यहां 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। यह प्रश्न बनता है कि जब वजीरा सिंह चला गया तो खंदक में कितने लोग शेष रहे? 8 लोग शेष रहे। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। बेल होती है जिसका जूस बनाते हैं हम, बील वो कहते हैं जिसको। वो वैसे 3 बड़े बड़े गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। साहब तो बम लगा रहे हैं। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा और बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रख नहीं सके, रखने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए लहना सिंह ने क्या किया। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारी। धमाके के साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा जानते, बंदूक के पीछे वो जो लकड़ी लगी होती है उसको कुंदा कहते, बट भी कहते। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। साहब गिर पड़े। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे, एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की तलाशी ली और देखिए साहब की मूर्छा हटी, बेहोशी दूर हुई। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? कैसी तबीयत है आपकी?
आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी जिले में नील गायें होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। लपटन साहब खोते पर चढ़ते। पर यह कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख कर आए, इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोलते थे। वो तो हर 5 शब्दों के बाद ये शब्द इस्तेमाल करते थे, डैम। इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, लपटन साहब कौन सा शब्द बार बार इस्तेमाल करते थे? डैम। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। पतलून यानी पैंट। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना। देखिए, पाठ के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि लहना सिंह कहां का रहने वाला है, मांझे का। और वो लड़की कहां की रहने वाली है, मगरे की। लपटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुआ एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटते था, बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर, मंजा यानी चारपाई, बड़ी चारपाई बिछाकर हुक्का पीता था। कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो ठीक नहीं होगा। पर इतना कह नहीं सका, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। पतलून की तलाशी नहीं ले सका था लहना सिंह, गलती उससे हुई और उस पतलून में ही पिस्तौल थी। इधर लहना सिंह की हेनरी मार्टिनी, हेनरी मार्टिनी बंदूक का नाम है भाई। इधर लहना सिंह की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। कपाल क्रिया मृत्यु के बाद दाह संस्कार के समय की जाती है भाई। हिंदुओं के यहाँ कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रथा है, इसको कपाल क्रिया कहते हैं। धड़का सुनकर सब दौड़े हुए आए, लेकिन उसने लपटन साहब को मार डाला। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। बोधा को पूरी बात नहीं बताई, औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पिंडियों पर कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। लहना सिंह को जांग में गोली लगी थी। इतने में से 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां 8 थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में ही, थोड़ी देर बाद दृश्य बदल गया। देखिए, अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे तो पीछे से सूबेदार वगैरह भी आ गए। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे सूबेदार हजारा के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू किया। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे यानी मर गए थे, लिख लेना। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे या पीड़ा में थे। सिखों में से 15 के प्राण गए थे। इस तरह के प्रश्न भी पीएससी पूछती है भैया, आप लोगों को याद रखना है कि सिखों में से कितनों के प्राण गए और जर्मन में से कितनों के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार हो गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। ये गोली बहुत घातक होने वाली है लहना सिंह के लिए। घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। किसी को पता भी नहीं चला लहना सिंह को ये दूसरी गोली पसली में लगी है और खतरनाक है।
अब ये देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दृश्य निर्माण अमृतसर के बाजार से शुरू हुए थे और युद्ध के मैदान के दृश्य पर जा रहे हैं। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य। बाणभट्ट ने कहा है ठंडी हवा को दंत वीणोपदेशाचार्य, दांतों को वीणा की तरह बजने का उपदेश देने वाली आचार्य कहलाती। वजीरा कह रहा था कैसे मन भर भर कर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। कहानी में पहली बार है कि आपको पता चलेगा वो कहाँ लड़ रहे हैं। वो फ्रांस में लड़ रहे हैं। भारत के बहादुर सिपाही पूरी दुनिया में लड़े थे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में। उन्होंने अनेक विक्टोरिया क्रॉस जीते थे, उस समय परमवीर चक्र होता था। ये फ्रांस में लड़ रहे हैं। जब मैं दौड़ा, सूबेदार के पीछे पीछे गया तो वजीरा सिंह ने कहा फ्रांस की मिट्टी मेरे बूटों से चिपक रही है। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि आज तू न होता तो सब मारे जाते। तो लहना सिंह को शाबाशी मिली। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन किया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार धोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची और फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। बोधा सिंह को अभी बहुत बुखार है। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। लहना सिंह ने कहा सूबेदारनी जी की सौगंध है और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह तो मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा सिंह गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। तो सूबेदार को लहना सिंह ने कहा बोधा सिंह लेटा ही है, आप भी चढ़ जाओ और सुनिए। सूबेदारनी होरों को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिखना और कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये शीर्षक का औचित्य है। मुझसे जो उसने कहा था यही कहानी का शीर्षक है। उसने कहा था तो सूबेदारनी ने क्या कहा था, इस पर यह कहानी टिकी हुई है, और क्यों कहा था इस पर कहानी टिकी हुई है। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। लहना काफी घाव खा गया है, वो लेट गया और उसने कहा वजीरा सिंह पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। देखिए सूबेदारनी जो है वो लहना से कैसे परिचित है, ये हमारे लिए देखे जाने की बात है। और कहानी के शीर्षक का औचित्य देखिए। ये कहानी उसने कहा था यानी किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था, इस बात पर टिकी हुई है। बोधा गाड़ी पर लेट गया, आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। थोड़ी तकनीकी दिक्कत है भाई, मुझे इसको देखने दीजिए आप। हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी, और उसका 5वां और अंतिम भाग, इसको देखना शुरू करिए। उसने कहा था जो कहानी है हम पहले देख चुके हैं कि उसने कहा था यानी किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था।
मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध उन पर से हट जाती है। तो ये मृत्यु किसकी होने वाली है भाई? लहना सिंह की। समय की धुंध उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। तो लहना सिंह वही लड़का है जो अमृतसर में एक लड़की से मिला था। लहना सिंह 12 वर्ष का है और अमृतसर में मामा के यहां आया हुआ है। दही वाले के यहां सब्जी, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हां कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। क्यों हुआ ये पाठकों पर छोड़ दिया है लेखक ने। निश्चय ही लहना सिंह उससे कोई निश्चल प्रेम अनुभव करता था, इस वजह से उसको उसकी सगाई का दुख हुआ। तो लहना सिंह वही लड़का है जो 12 साल की उम्र में किसी लड़की से मिला था। और उस घटना को 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। देखिए लहना सिंह का जो बेल्ट नंबर है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम का अर्थ है युद्ध। लाम का अर्थ है युद्ध, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो सूबेदार के घर के लोग कभी रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी और लहना सिंह चुप। सूबेदारनी ने पूछा मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं। तो सूबेदारनी ने बताया तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली और पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। सूबेदारनी ने उसे बताया कि मैं वही लड़की हूं जो तुमको अमृतसर में मिली थी। देखिए स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही हैं मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लाइलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों यानी स्त्रियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए इसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। तो सूबेदारनी का बेटा और उसका पति दोनों युद्ध में जा रहे हैं। वो बहुत कष्ट अनुभव करती है। अब देखिए लहना सिंह को वो कुछ कहती है, क्या तुम्हें उस दिन अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है उस दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं।
तो उसने कहा था, इसका अर्थ है सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र की जान बचाना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, यानी भीतर के कमरे में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब देखिए, लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हां भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, मेरे अपने पट्ट पर मेरा सर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया तो मृत्यु हो रही है लहना सिंह की। वो समझता है वो अपने भाई कीरत सिंह की गोद में है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। देखिए, यह भी एक सूचना है, परीक्षा में पूछा जाता है। 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार है लहना सिंह। और किस सूची में उसका नाम आया है? 68वीं सूची में। कहां लड़ते हुए मरा है? फ्रांस और बेल्जियम में। उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जो आदर्श प्रेम और बलिदान का चित्रण करती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।